सो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। ठीक है, देखिए प्रिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप का ग्लास से बना होता है, ऐसे करके ये ट्रायंगुलर फेस हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो इस टाइप से होता बना हुआ। ठीक है, यहाँ ट्रायंगुलर फेस, यहाँ ट्रायंगुलर फेस और बाकी तीन फेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये एंगल इसको बोलते हैं ए को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट इस फेस पे गिरता है और रिफ्रैक्शन के बाद इस फेस से निकलता है। याद रखना, लाइट पहले इस साइड से गिरता है और रिफ्रैक्शन के बाद इस फेस से, और रिफ्रैक्शन के बाद इस फेस से कहीं से बाहर निकलता है। हम क्या करते हैं, इसको साइड व्यू में इस तरह दिखाते हैं। हम इसको साइड व्यू में इस तरह से दिखाते हैं। हम सिर्फ ये पार्ट दिखाते हैं प्रिज्म में, परपेंडिकुलर जो है उसको नहीं दिखाते। हम इसको यहाँ पे सिर्फ इस फेस को दिखाते हैं, बाकी सब जो है ऑब्वियस है। एक फेस इसके परपेंडिकुलर है, एक फेस इसके परपेंडिकुलर है। लाइट अगर यहां गिरा पहले, फिर यहां पे रिफ्रैक्ट हुआ और फिर यहां रिफ्रैक्ट हुआ, यानी दो प्लेन सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। पहले यहां रिफ्रैक्शन, फिर यहां रिफ्रैक्शन। तो ये भी रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस है। टू रिफ्रैक्शंस एट प्लेन सरफेस। तो पहले रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ और दूसरा रिफ्रैक्शन यहां हुआ। पहला जिसपे लाइट इंसिडेंट था, जिस फेस पे, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट था और जिस सरफेस से लाइट निकला, जो उन दोनों के पॉइंट ऑफ, उन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमसे ये बोले क्या क्या ये एक प्रिज्म है, क्या अगर लाइट यहां पर गिरे और यहां पर जाए और फिर यहां से निकल जाए, तो क्या ये एक प्रिज्म है? तो काम तो कर सकता है प्रिज्म से। प्रिज्म ही है, ये प्रिज्म ही है। इसको एक्सटेंड, देखो पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, दोनों को एक्सटेंड करोगे तो कहीं यहां मिलेगा, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन प्रिज्म। यानी अगर हम इस पार्ट को तोड़ दें, अगर हम प्रिज्म के इस पार्ट को तोड़ दें, इस पार्ट को तोड़ के निकाल दें, या अगर हम प्रिज्म के इस पार्ट को तोड़ के निकाल दें और साथ में इस पार्ट को भी तोड़ के निकाल दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये प्रिज्म है। तो जरूरी नहीं है कि प्रिज्म देखने में ट्रायंगुलर जैसा ही हो। याद रखना, जरूरी नहीं है कि प्रिज्म जो है वो देखने में ट्रायंगल जैसा हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। अगर लाइट यहां पर गिरे और यहां से निकल जाए, अगर लाइट यहां पर गिरे और यहां से निकल जाए, देन दिस बिहेव्स लाइक ए प्रिज्म ऑफ एंगल 90 डिग्री। सही है? सही है? yes. अगर लाइट, तो ये होगा एंगल ए 90 डिग्री, ये भी प्रिज्म है। सो ग्लास स्लैब इज आल्सो ए प्रिज्म whose angle is 90 डिग्री। या मैं लिख देता हूं एंगल ए इज 90 डिग्री। अगर मैं कहूं कि लाइट यहां पर गिरा और फिर दूसरा लाइट यहां पर गिरा, यहां नहीं गिरा, और तब ये इस तरह से गिरा, क्या इसको मैं प्रिज्म कह दूं? अगर हम इस सरफेस को, अगर हम इस सरफेस को और इस सरफेस को एक्सटेंड करेंगे,
ये दोनों पैरेलल है, कहाँ इन दोनों बीच में एंगल क्या होगा, दो पैरेलल प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, हाँ है सर। ना। सो दिस इज आल्सो ए प्रिज्म ऑफ एंगल 0 डिग्री। और तुम प्रिज्म के फॉर्मूले में एंगल 0 डिग्री दे दोगे तो तुमको स्लैब का चलाएगा, और अगर तुम प्रिज्म के केस में यहाँ 90 डिग्री दे दोगे, समझ रहे हो। सर पर इसमें तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे ना दोनों वो प्लेन्स। कौन दोनों केस, सर मतलब जब एंगल 0 है तो वो दोनों प्लेन्स आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, कितना भी एक्सटेंड कर लो। पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, हाँ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, सही है। सर तो भी प्रिज्म बोल सकते हैं, तो भी बोल सकते हैं प्रिज्म। हाँ, तो अगर किसी चीज का स्पेशल केस में 0 आ रहा है तो क्या करें, मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रिज्म के फॉर्मूले में एक को 0 रखने से ये वाला आंसर दे देगा, समझ रहे हो। हाँ सर। मतलब मेरा ये कहना है, हालांकि हम लेते नहीं है, ये बताओ सर्किल क्या पॉलीगन है, इनफिनिट साइड्स का बोल सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है तो सर्किल रेगुलर पॉलीगन बन जाता है, सर्किल बन जाता है ना। हाँ सर। बट हम सर्किल को पॉलीगन नहीं कहते हैं। जी सर। फिर ये बताओ मुझे कि क्या ऐसा है, क्या स्ट्रेट लाइन में एक सर्किल है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, सर इलिप्स होगा ना। जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है उस सर्किल का, क्या वो सर्किल स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं सर। जिस सर्किल की रेडियस इनफाइनाइट होगी वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं, हाँ सर ठीक है, दिखेगा। दिखेगा ना। लेकिन तुम मैथ में क्या स्ट्रेट लाइन अलग पढ़ते हो सर्किल अलग पढ़ते हो ना। हाँ सर। बट हम कह सकते हैं ना कि सर्किल इज स्पेशल केस ऑफ, सॉरी स्ट्रेट लाइन इज आल्सो, कहना चाहे तो, हालांकि मतलब एक स्पेशल एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस मींस वो एकदम मतलब क्या बोले, मतलब वो एकदम मतलब लिमिटिंग केस है, एक पूरी अंत में वो है ऐसा है, मैथमेटिकली होता है, ठीक है। समझ रहे हो प्रिज्म क्या होता है और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एग्रीड। एग्रीड, किसी को कोई डाउट यहाँ, नोट करो, नोट करो। प्रिज्म और कुछ नहीं है, दो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होता है प्लेन सरफेस पे, देखो कैसे। तो मान लेते एक प्रिज्म है, लाइट यहां गिरा इस तरह से, लाइट यहां गिरा है, अगर आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, अगर यहां पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ये इसके साथ एंगल बना रहा था आई, अब ये लाइट यहां से बेंड कर गया इसे, ये हो गया R1, फिर यहां पे ड्रॉप करो एक नॉर्मल, यहां पर एंगल है R2 और ये एंगल है E, इंसिडेंट at first surface I, R1 refracted at first surface, R2 incidence at second surface, E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जन, ये एंगल है E, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन जो हम लिखना चाहते हैं वो लिखना चाहते हैं, ये बताओ इसका नाम दे रहे हैं हम लोग P Q R S in quadrilateral PQRS, in quadrilateral PQRS, एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल S भी 90 डिग्री है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल Q 90 डिग्री है और एंगल S भी 90 डिग्री है, तो क्या A प्लस दिस एंगल थीटा 180 होगा, A प्लस थीटा 180 होगा। हाँ सर। दूसरा, अब जरा इस ट्रायंगल को देखो,
ट्राइंगल QSR, QSR, ट्राइंगल QSR, यहां देखो R1 प्लस R2 प्लस थीटा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा 180 डिग्री होगा। एग्रीड? यस सर। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब है R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा? ए के। हमेशा हमेशा R1 प्लस R2, यहां पर एंगल R1 और यहां पर एंगल R2, यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 का सम कांस्टेंट आएगा। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, इन दोनों का सम एक कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे मैं R1 और R2 के बीच का ग्राफ पूछूं तो कैसा आएगा बताओ? अगर मैं तुमसे R1 को मैं चेंज करूं, अगर मैं I को चेंज करूंगा, R1 चेंज होगा, R1 चेंज होगा तो R2 भी चेंज होगा, तो आपका ग्राफ आएगा ऐसा, कुछ इस टाइप से आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों आएगा? x प्लस वाई कांस्टेंट, हाँ सर, सर ठीक है ठीक है ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री। तो याद रखना, तुम इसको बढ़ाओगे अपने आप घट जाएगा, तुम इसको घटाओगे अपने आप बढ़ जाएगा। तुम दोनों को नहीं बढ़ा सकते हो, एक बढ़ाओगे तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि दोनों का सम एक होता है। इसको याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, अब जानना चाहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या जानना चाहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाले? देखो, ये जो लाइट था, इंसिडेंट लाइट, वो ऐसे जा रहा था, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, किस तरह से? इस तरह से। इंसिडेंट लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से, बट ये फाइनली निकल गया इस तरह से। इसको जाना था इस तरह से, बट ये चला गया इस तरह, ये घूम गया। कितना से घूम गया जी? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। देखो, जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, उसको कितने अमाउंट से रोटेट करें कि वो इमर्जेंट डायरेक्शन बन जाए, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल को देखो, कौन सा? QTS। इन ट्रायंगल QTS, इन ट्रायंगल QTS, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल x प्लस वाई। डेल्टा किसके इक्वल होगा बताओ? डेल्टा इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि देखो किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर होता है एंगल, वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। डेल्टा हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये x कितना है सो बताओ? ये पूरा एंगल है I, देखो ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूरा एंगल है I, उसमें से R1 घटा दो, x की वैल्यू हो जाएगी I माइनस R1। कितनी हो जाएगी? I माइनस R1। और y की वैल्यू क्या होगी बताओ? ये पूरा एंगल कितना है बताओ? अगर ये E है, ये टोटल एंगल है E, उसमें से घटा दो R2। इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते थे। पहली बार ये लाइट टर्न हो गया, कितने से टर्न हो गया? फर्स्ट टाइम ये लाइट टर्न हो गया I माइनस R1 क्लॉकवाइज। पहली बार ये रे जो था, जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ तो I माइनस R1 क्लॉकवाइज टर्न हो गया। जब दूसरी बार गिरा तो फिर ये टर्न हो गया, कितना? E माइनस R2, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसको तुम लिख सकते हो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, बट R1 प्लस R2 तो कंजर्व है A, तो ये क्या है बताओ? I प्लस E माइनस A। इसका मतलब है, तो तुम्हारा डेविएशन चला है, यू गॉट डेविएशन। और डेविएशन कितना है बताओ? योर डेविएशन इज I प्लस E माइनस A। तो दो फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए, R1 प्लस R2 ये कांस्टेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। I प्लस E माइनस A,
किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? लिखो इसको, लिखो। आपको क्लास 12th में लैब में एक एक्सपेरिमेंट करना होगा टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय प्लॉटिंग एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ ऑफ ए प्रिज्म। आपसे ये कराया जाएगा, आप देखिएगा, आपसे एक एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, किसी प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब वेरी करेंगे ना, जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन भी वेरी करेगा। आपको एक ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से, आपको एक ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से। जब आप एंगल ऑफ डेविएशन को वेरी करेंगे तो एंगल ऑफ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन पहले इंक्रीज करेगा, एक जगह पे क्या होगा, मिनिमम होगा, और फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, आपको एक ऐसा एंगल ऑफ आई मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम। ठीक है, ये होता है डेल्टा मिनिमम। तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना होगा, और इस ग्राफ का यूज करके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। कैसे निकालते हैं बता रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तुम्हारा एंगल आई है, ये R1 है, R2 है, ये चला गया। अगर मैं इस लाइट को इसी रास्ते पे वापस भेज दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस लाइट को इसी रास्ते पे वापस भेज दूं तो क्या होगा? क्या ये लाइट यहां जाएगा, फिर इसी रास्ते पे लौटेगा, और फिर इसी रास्ते पे लौट जाएगा? क्या ये लाइट अपने पूरे के पूरे पाथ को कोई डायरेक्शन में रिट्रेस कर लेगा? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस लाइट को वापस इसी रास्ते पे भेज दूं, अगर मैं इस लाइट को वापस उसी रास्ते पे भेज दूं, तो अब क्या होगा समझो। अब क्या होगा? अब होगा यूं, ये हो जाएगा मेरा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगा इमर्जेंट रे। और उस केस में जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो क्या आएगा बताओ? ये हो गया ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये हो गया इमर्जेंट डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, इमर्जेंट डायरेक्शन ये है, तो क्या ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन? आएगा? आएगा? यस सर। तो क्या वही एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा? क्या एंगल ऑफ डेविएशन वही मिलेगा जो पहले था? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ एक डेविएशन ले रहा हूँ कोई भी, अगर मैं यहाँ एक कोई डेविएशन ले रहा हूँ, और यहाँ ये कोई एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, डेल्टा नॉट, ये कोई पॉसिबल एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा नॉट, तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस था अल्फा, एंगल ऑफ इमर्जेंस था बीटा, R1 था फाई, और R2 था थीटा, तो यहां पर इंटरचेंज हो जाएगा, I और E इंटरचेंज हो जाएगा, यानी I क्या बन जाएगा? बीटा, I और E इंटरचेंज हो जाएगा, E क्या हो जाएगा? अल्फा, R1 क्या हो जाएगा? थीटा, R2 क्या हो जाएगा? फाई। मतलब मेरे कहने का मतलब है सेम डेविएशन मिलेगा फॉर सेम डेल्टा, सेम डेविएशन के लिए I and E are interchanged and R1 and R2 are interchanged। सही है? यस सर।
समझ रहे हो? R1 R2 इंटरचेंज हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो तुमको सेम डेविएशन मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा अगर इसको मैं उलट दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं यहाँ एंगल ना चेंज करके इसी को उलट दूं, अगर मैं I और E को इंटरचेंज कर दूं, I की जगह E और E की जगह I, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, डेविएशन सेम मिल रहा है। अब समझो, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं लॉजिकली विदाउट एनी मैथमेटिक्स कि जब मिनिमम डेविएशन होगा, समझना इस बात को, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो I और E इक्वल, R1 R2 इक्वल होगा। जब मिनिमम डेविएशन होगा तो I और E इक्वल, R1 R2 इक्वल। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। कैसे प्रूव करें? हमको ये प्रूव करना है कि जब मिनिमम डेविएशन होगा तो I और E इक्वल हो। हम कहते हैं लेट फॉर मिनिमम डेविएशन, मान लेते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए, लेट फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है जी? मतलब मीनिंग ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसके लिए एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, बाकी डेविएशन तुम्हारे लिए 2 आई पे मिल सकता है, ये डेविएशन तुमको 2 आई पे मिल सकता है, बट मिनिमम डेविएशन के लिए क्या है, वो सिर्फ 1 आई पे मिलेगा। लेट फॉर मिनिमम डेविएशन आई इज ग्रेटर देन ई, मान लेते हैं जब मिनिमम डेविएशन है तो आई की वैल्यू ई से बड़ी है। एग्रीड? एंड deviation is delta minimum, and deviation is delta minimum. Agreed? Now reverse the ray, reverse the ray, ray का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। अब क्या हो जाएगा? I और E क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा ना? यस सर। अब क्या हो जाएगा? I लेस देन E, अब ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगर I E से बड़ा था, उसी रे को हमने उलट दिया तो I लेस देन E हो गया, एंड डेविएशन इज मिनिमम। डेविएशन तो सेम रहा ना, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्या आ गया? क्या इसमें कंट्राडिक्शन है? हम एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि I जब ग्रेटर देन E होगा, I जब ग्रेटर देन होगा तब डेविएशन मिलेगा, फिर हम ये भी प्रूव कर रहे हैं I लेस देन E होगा तब भी डेविएशन मिलेगा। इसका मतलब 2 I के लिए मिल रहा है, वो डेविएशन मिनिमम पॉसिबल ही नहीं है। समझो, कोई भी चीज मिनिमम होने का मतलब वो एक बार मिल रहा है। तो अगर तुम्हारा यहाँ डेविएशन मिनिमम मिल रहा है और यहाँ भी मिनिमम मिलेगा, तब अगर यहाँ मिलेगा मिनिमम, उसको रिवर्स कर दो, डेविएशन वही रहा तो तुमको फिर से मिल गया मिनिमम। यानी कि तुम्हारा 2 बार तुमको मिनिमम डेविएशन मिल रहा है। तो मिनिमम हुआ कैसे? कोई चीज 2 बार अगर मिल रहा है तो मिनिमम नहीं होता है। मिनिमम का मतलब 1 बार, इसका मतलब कंट्राडिक्शन, देयरफॉर कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही तरीका पॉसिबल है कि I इक्वल टू E। अब क्या होगा? I इक्वल टू E में क्या होगा? रिवर्स भी कर दो तो E इक्वल टू I। समझ रहे हो? जी सर। I इक्वल टू E, I इक्वल टू E, therefore for delta minimum, if I is equal to E, no contradiction, even if ray is reversed। अब समझो I is equal to E का मतलब क्या है? मिनिमम डेविएशन में होगा क्या? मिनिमम डेविएशन में याद रखना, मिनिमम डेविएशन के केस में याद रखना, इसके एंगल बाइसेक्टर के अबाउट, पूरी की पूरी डायग्राम, रे डायग्राम मिरर इमेज होगी। फॉर मिनिमम डेविएशन, रे डायग्राम इज मिरर इमेज, मतलब जो चीज यहां हो रहा है वही वहां होगा। फॉर मिनिमम डेविएशन रे डायग्राम इज मिरर इमेज
about angle bisector of A. आईआईटी ने से कई बार क्वेश्चन पूछा है और कुछ बार आईआईटी ने खुद ही गलत पूछा है। बता रहा हूं क्या गलत पूछा है। तो मेन चीज क्या है, इसके अबाउट मिरर इमेज होगा, यानी कि मिरर इमेज का मतलब क्या है बताओ। अगर मिरर इमेज हो गया इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम कह सकते हैं एट डेल्टा मिनिमम I is equal to E, R1 is equal to R2। क्या ये अंदर का रे बेस के पैरेलल होना चाहिए? हाँ जरूरी है? यस सर। जरूरी है? सर किसके पैरेलल? बेस के पैरेलल। नहीं सर जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है सर बेस मैं इस बेस को इस तरह काट देता हूँ, कहाँ रहा है? नहीं रहा ना। जी सर। लेकिन आईआईटी के क्वेश्चन में उसने माना है कि पैरेलल होता है, क्योंकि आईआईटी ये मान के चल रही थी अपने क्वेश्चन में ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, जबकि इक्विलेटरल प्रिज्म जब तक स्पेसिफाई ना हो नहीं मानते, वहां गलत था उसमें और मैं बताऊंगा। और ये भी पॉसिबल है कि प्रिज्म इस टाइप का हो, प्रिज्म यहां से राइट एंगल और यहां मान लो प्रिज्म जो है 45 डिग्री। अब क्या होगा, अब इसके पैरेलल नहीं होगा, इसके एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर ले जाएगा, इसके एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर जाएगा मिनिमम डेविएशन में। यानी कि अब ये लाइट ये जो अंदर में है ये बेस के पैरेलल नहीं होगा। जी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, समझाऊंगा अभी। याद रखना मेन थिंग क्या है समझ लो, इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है यहां से लेकर के और यहां तक का जो लाइट का जर्नी है, यहां से लेकर इस लाइन तक का जो जर्नी है ये तो होगा ही परपेंडिकुलर। जब इसको पलट के वहां करोगे तो वन ये इसके ऊपर लाई कर जाएगा, ये इसके ऊपर लाई कर जाएगा, ये इसके ऊपर लाई कर जाएगा, सब एक दूसरे के इक्वल होगा। एग्रीड? सिमेट्री अबाउट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। अभी तो मैं ये लिख रहा हूं, पहले इसको नोट करो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन सिर्फ एक बार मिलेगा और इससे कम डेविएशन कभी नहीं मिलेगा। दिस द मिनिमम डेविएशन। मैं तो बताऊंगा ये ग्राफ तुमको मिलेगा भी कि नहीं, हो सकता है तुमको ये ग्राफ मिले भी नहीं, बहुत सारा कंडीशन है। इसको पहले तुम नोट करो और कोई डाउट है तो पूछ लो। हमको i ग्रेटर देन e और लेस देन e एक साथ सेटिस्फाई करना है और ये तभी हो सकता है जब i इक्वल टू e। पहली बात। दूसरी बात इसको ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे और ये जो रे होगा उस एंगल बाइसेक्टर पे के परपेंडिकुलर होगा, उस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये जो अंदर का रे है ये इस एंगल बाइसेक्टर के लाइन के परपेंडिकुलर जाए हमेशा, अगर जब डेल्टा मिनिमम का कंडीशन होगा तो। बेस के पैरेलल नहीं भी हो सकता है। अगर आप लैब में ये ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं, जो आपको करना ही होगा स्कूल में जाओगे तो करना ही पड़ेगा। तुम क्या करोगे, एक क्वाड्रेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे आई, उसके लिए निकालोगे एंगल ऑफ डेविएशन, उसको यहां प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे। फिर लोगे इस आई को चेंज करोगे, नया डेविएशन आएगा, उसको यहां प्लॉट करोगे, फिर यहां प्लॉट करो, फिर यहां प्लॉट, फिर यहां प्लॉट करो। तुम्हें टेबल के फॉर्म में क्या करोगे, एंगल ऑफ आई, एंगल आई एक कॉलम में और एंगल डेविएशन दूसरे कॉलम में, प्रिज्म में पिन लगा के। एक ड्राइंग बोर्ड होता है सॉफ्ट बोर्ड, उसमें पिन लगा के होता है, बताऊंगा कभी जब कर पाया तो, करके दिखा पाया तो ये डेविएशन तुम निकाल सकते हो। तो तुम ये ग्राफ प्लॉट करो, ये कुछ पॉइंट्स आएंगे तुम्हारे ग्राफ में, 4 5 6 पॉइंट्स लोगे, फिर इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो, फिर तुम डेल्टा मिनिमम निकालो। You do experimentally this experiment of determining delta minimum. तो ग्राफिकली मेथड से तुम अपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट करोगे, जिसमें तुम क्या करोगे कि डेल्टा मिनिमम निकालोगे। एंड वंस यू गेट डेल्टा मिनिमम,
you can find the refractive index of the material of the prism. How? Once you will get in lab, we plot angle of deviation versus angle of incidence graph. And determine डेल्टा मिनिमम. अगर तुम्हारा डेल्टा मिनिमम निकल गया तो अब समझो तुम्हारा ये कैसे निकलेगा. तुम जानते हो कि when angle of deviation is delta minimum, when angle of deviation is minimum, तो क्या होता है बताओ. I is equal to E होता है, R1 is equal to R2 होता है. लेकिन तुम जानते हो कि R1 प्लस R2 का सम किसके इक्वल था बताओ. एक है ना. R1 और R2 का सम किसके इक्वल था. एक एक. तो R1 इक्वल टू R2 कितना हो जाएगा. A/2 ना. चलो तुम जानते हो जब डेविएशन मिनिमम होगा I इक्वल टू होगा और R1 इक्वल टू R2 होगा. तो क्या मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 A होता था. Therefore R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A/2. जिस समय डेविएशन मिनिमम होगा उस समय क्या R1 की वैल्यू होगी A/2. तो ये दोनों इक्वल है और दोनों का सम था A. ये दोनों इक्वल है और दोनों का सम था A. तो R1 और R2 दोनों किसके इक्वल होगा A/2. एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A. तुम जानते हो I और E दोनों इक्वल है. तो क्या लिख सकते हो कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस E का मतलब क्या हो गया I प्लस I माइनस E. तो जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना आएगा बताओ. जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 आ जाएगा. कोई डाउट. अब लगा दो यहाँ स्नेल्स लॉ. अब लगा दो यहाँ पे स्नेल्स लॉ. तुमको I पता है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा मिनिमम. I पता है. तुमको R1 पता है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म. तो तुम लिख सकते हो 1 sin I is mu sin R. So refractive index is equal to sin of A plus delta minimum by 2 by sin of A/2. सही है. सही है. यस सर. प्रिज्म से पता होता है जनरली प्रिज्म इक्विलैटरल होता है. कुछ ने लिखा हो तो इक्विलैटरल मान लेते हैं. तो प्रिज्म में तुमको A पता होगा. डेल्टा मिनिमम तुमने स्टूडेंट निकाला तो रिफरेंस इंडेक्स निकाल सकते हो. एग्जांपल इक्विलैटरल प्रिज्म है. क्या है इक्विलैटरल प्रिज्म. कहने की जरूरत नहीं. इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब क्या है. हर चीज क्या है 60 डिग्री. उसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ रहा है. उसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ रहा है 30 डिग्री. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कितना है बताओ. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर इक्विलैटरल प्रिज्म है इसका A की वैल्यू 60 डिग्री है. A की वैल्यू 60 डिग्री है और डेल्टा मिनिमम दिया है 30 डिग्री. तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. √2. सही है. √2. Yes, sir. 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाय 2 sin 45 डिग्री by sin of 60 डिग्री by 2 30 डिग्री sin 45 डिग्री by sin 30 डिग्री.
1/√2 by 1/2 √2, आंसर होगा √2, होगा ना? यस सर। इसको याद रखोगे, इस फॉर्मूले को रट लो एकदम। म्यू की वैल्यू होती है साइन एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन a1। ठीक है, लिखो इसको। अगली क्लास कौन सी है तुम लोगों की? मैथ्स। मैथ्स की। ठीक, देखो तुमने ये देखा कि तुम अगर इस पूरे ग्राफ को प्लॉट कर लो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 पॉइंट 10 12 बार एक्सपेरिमेंट करो, हर एंगल आई के लिए डेविएशन निकालो और फिर उन आई और आई कॉमा डेल्टा को यहां प्लेस करो, फिर इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो, पूरी तरह ग्राफ प्लॉट करोगे, तब डेल्टा मिनिमम निकलेगा। सपोज यू आर डूइंग ओनली वन एक्सपेरिमेंट, सपोज only one experiment is done, only one. Experimental reading is taken. मान लो तुमने सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट किया और उसमें तुमको आई की वैल्यू कुछ आई और डेल्टा की वैल्यू कुछ आई, गॉट सम डेल्टा। हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया और मुझे उसमें जो डेविएशन है वो मैंने निकाल लिया, मैंने डेल्टा निकाल लिया। एनी डेल्टा, दिस इज नॉट मिनिमम, एनी डेल्टा, एनी पॉसिबल, दिस डेल्टा इज any one possible value of delta, any one possible value of delta taken randomly, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो क्या मैं जानता हूं कि ये म्यू जो था इक्वल टू था किसके? साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन a बाय 2, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा जरा एक चीज बताओ कि साइन a प्लस डेल्टा एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा मिनिमम है और ये डेल्टा एनी है, रैंडमली बाय साइन a बाय 2, क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रेटर देन इक्वल होगा इसके? क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ये डेल्टा या तो इसके इक्वल है, या तो ये डेल्टा एनी डेल्टा ये डेल्टा मिनिमम के इक्वल है, या ये डेल्टा डेल्टा मिनिमम से बड़ा है, यही ना? यस सर। इसका मतलब अगर मुझे डेल्टा एनी भी पता है तो भी मैं भले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकता हूं, इक्वलिटी नहीं निकाल, बट इनइक्वलिटी निकाल सकता हूं। मैं उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लिमिट तो निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? मुझे डेल्टा मिनिमम नहीं पता है, एनी पॉसिबल डेल्टा पता है। अगर मैं जानता हूं अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एनी पॉसिबल डेल्टा से, तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एनी पॉसिबल डेल्टा से, तो ये जो वैल्यू है इन दोनों का मैं कंपेयर करूं तो ये वैल्यू डेल्टा एनी या तो डेल्टा मिनिमम से बड़ी होगी या डेल्टा के इक्वल होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये किसके इक्वल है? म्यू के। इसका क्या लिख सकता हूं? म्यू इज लेस देन इक्वल टू, अगर मुझे डेल्टा मिनिमम पता है ये इक्वल होगा, और डेल्टा मिनिमम पता है तो इक्वल होगा, डेल्टा एनी पता है तो इनइक्वल होगा। म्यू इज लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एनी बाय 2 बाय साइन ऑफ a। सर हाँ सर, लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो साइन a प्लस डेल्टा एनी बाय 2 है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, नहीं होगा ना, साइन की वैल्यू कम होने लग जाए। नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये क्या था? ये क्या था बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से बड़ा हो सकता है? नहीं सर, नहीं होगा।
और मैं इसमें और बताऊंगा क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या होगा, और मैं जितना बताऊंगा किसी बुक में नहीं मिलेगा, बता देता हूँ। मैं जब प्रिंस पढ़ा दूंगा पूरा तो उसमें सब कुछ होगा, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। इस ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कैसे कैसे आता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी नोट कर लो और क्विट कर लो। तो मैथ की क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट होगी, ठीक है, 15 मिनट लेट स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको लिख लो, उसके बाद क्विट कर लो। 5:15 से तुम लोग की मैथ क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। लिखो, जल्दी भागने की जरूरत नहीं।